अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्यूबिक कोड। मैं हूं शहबाज अलवी। लेक्चर नंबर 3, इसमें हम जानेंगे C++ क्लास मेथड्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 1 में 2 में क्लास एंड ऑब्जेक्ट और डाटा मेंबर्स को बड़े डिटेल से देख चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हमारा फोकस होगा क्लास मेथड्स के ऊपर। बेसिकली क्लास मेथड्स क्या है? मेंबर फंक्शंस हैं। हम जानते हैं कि क्लास के अंदर दो चीज़ें हैं, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। अब हम बाकायदा से मेंबर्स फंक्शन को स्टडी करते हैं। बेसिकली मेंबर फंक्शन जो हैं उनके दो तरीके हैं अगर आप उसको क्लास में डिफाइन करना चाहते हैं। पहला तरीका है इनसाइड क्लास डेफिनेशन और दूसरा है आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। इससे पहले अगर मैं आपको फंक्शन के बारे में कुछ बताऊं तो बेसिकली फंक्शन के अंदर तीन चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद आ जाता है फंक्शन डेफिनेशन के बाद आ जाता है फंक्शन कॉल। तो ये तीन चीज़ें आती हैं हमारे पास। मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। जी, फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन डेफिनेशन है और फंक्शन कॉल है। फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि जस्ट आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, कंपाइलर को एडवांस में आप बता रहे हैं कि मैंने ये फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, इन फ्यूचर मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। फंक्शन डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आपका एक्चुअल कोड लिखा जाता है। इसके अंदर फंक्शन कॉल की बात करें तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाता है बाय नेम। जो फंक्शन का नाम होगा उसी के उस नाम के जरिए फंक्शन को कॉल किया जाएगा यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये आप फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली मेंबर फंक्शन को क्रिएट करना। और हमारी पहली जो एग्जांपल बनेगी वो इनसाइड क्लास डेफिनेशन है। डेव C++ के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको एज ए कमेंट लिख देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे हम जो फंक्शन बनाएंगे वो इनसाइड द क्लास हम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास कीवर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्लास का नाम आप रख लेते हैं स्टूडेंट और ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स और सेमीकोलन आप लाजमी आप ऐड करेंगे क्योंकि इसका मतलब है आपने क्लास को डिक्लेयर कर लिया। ओके, अब हम जानते थे कि क्लास के अंदर दो चीज़ें आती हैं, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर्स को हम देख चुके, अब हम बनाने वाले हैं मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि क्लास बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है। अगर आपने किसी चीज़ को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करना है, मतलब कि क्लास से बाहर आपने एक्सेस करना है, तो आपको उसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा वाइड, फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं शो और उसके बाद पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने बनाई है इसको हम क्या बोलते हैं, यह है फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर। अब यहाँ पे अगर मैं डाटा टाइप की बात करूँ तो वाइड है। वाइड डाटा टाइप का मतलब है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, जस्ट डिस्प्ले करने के लिए, शो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम आ जाता है। ज़ाहिर आप यूजर डिफाइन फंक्शन बना रहे हैं तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको पैरेंथेसिस नज़र आ रहे हैं इसके अंदर फ़िलहाल अभी मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो इसके अंदर पैरामीटर पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पैरामीटर बोले तो क्या है, ये बेसिकली इनपुट है फंक्शन के लिए। अगर आपने फंक्शन को फंक्शन से कोई काम करवाना है, कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, तो सबसे पहले इनपुट देनी पड़ेगी। इसका मतलब फंक्शन को इनपुट देने के लिए हम पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं जस्ट क्या कर लेता हूँ जी, हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वेलकम टू क्यूबिक कोड। क्यूबिक कोड, ओके। अब यहाँ पे बेसिकली हम फंक्शन बना चुके हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। मैं पहले आपको बता चुका हूँ फंक्शन डेफिनेशन का मतलब कि जहाँ पे आपने एक्चुअल कोड लिखना होता है, जो आप कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। उसके बाद आप क्लास से बाहर आ जाएं और यहाँ पे आके इंट मेन बनाएं और इंट मेन में हम क्या करेंगे, बेसिकली इस फंक्शन को हम कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, जब आपने फंक्शन क्रिएट कर लिया, जब तक आप फंक्शन को बाय नेम कॉल नहीं करेंगे ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, आउटपुट जनरेट नहीं होगी। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन को कॉल करने से पहले
हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास का नेम स्टूडेंट है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। इन माय केस मैंने रख लिया ओबीजे, और सेमीकोलन यहाँ पे आए और यहाँ पे आके ओबीजे डॉट आपने फंक्शन को कॉल कर लिया और सेमीकोलन लगा दिया। कंट्रोल एस करें, प्रोग्राम आपका सेव हो चुका। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जाऊँगा, कंपाइल एंड रन करूँगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका। वेलकम टू क्यूबिक कोड। ओके, इस एग्जांपल के अंदर आपने देखा कि मैंने जो फंक्शन की डेफिनेशन की है वो विद इन क्लास की है। देखें ये क्लास है बेसिकली ये वाली, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जो फंक्शन की डेफिनेशन कर रहे हैं वो विद इन क्लास कर रहे हैं। इसका मतलब है ये क्या है, इनसाइड द क्लास। ओके, अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो आउटसाइड द क्लास, मतलब कि क्लास से बाहर भी हम कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल। लेकिन प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम जान चुके हैं कि क्लास के अंदर सिर्फ दो चीजें होती हैं, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। तो अब यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर आप देखेंगे कि क्लास के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन आप कर सकते हैं और इसके साथ साथ क्लास से बाहर भी आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? जस्ट कंट्रोल एन करें, हमारे पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत हैश इंक्लूड, उसके बाद आ जाएगा आपका आयोस्ट्रीम इंक्लूड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आएगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ पे हमारे पास क्लास कीवर्ड बनाएंगे। उसके बाद मैं दोबारा से स्टूडेंट क्लास बना लेता हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर आपको लाजमी लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि अब जो फंक्शन की डेफिनेशन लिखूंगा वो मैं क्लास से बाहर लिखूंगा, लेकिन फंक्शन को डिक्लेयर करवाना बहुत ज़रूरी है। देयर आर थ्री थिंग्स। पहला यह था कि फंक्शन की डिक्लेरेशन, फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। ऐसे ही है, पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, हमने फंक्शन की डेफिनेशन भी की और फंक्शन कॉल भी किया। मतलब इस प्रोग्राम के अंदर फंक्शन डिक्लेरेशन मिस था, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। याद रखें, अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन क्लास से बाहर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे आप वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले इसको डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा वाइड और मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ शो, दैट्स इट, और उसके बाद आ गया सेमीकोलन। इसका मतलब है मैंने जस्ट फंक्शन को डिक्लेयर किया है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं क्लास से बाहर करूँगा, तो हम कैसे करेंगे, आपने करना ये है, इस फंक्शन की टाइप क्या है, वाइड, तो हम क्या लिखेंगे, वाइड। उसके बाद ये जो फंक्शन है ये किस क्लास के अंदर मौजूद है, ये स्टूडेंट क्लास के अंदर मौजूद है। और फिर आप क्या करें, रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करें और फिर फंक्शन का नाम लिख दें और ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड दैट्स इट। इसका मतलब है ये वो जगह है जिसको हम बोलेंगे फंक्शन डेफिनेशन। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली हम कर देते हैं सी आउट और यहाँ पे आएगा वेलकम टू क्यूबिक कोड। यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी तरह हम इंट मेन बनाएंगे। यहाँ पे इंट मेन, और इंट मेन के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, आपने करना ये है कि सबसे पहले क्लास का नाम लिखें स्टूडेंट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आप बनाएं ओबीजे सेमीकोलन, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ओबीजे डॉट, अब फंक्शन का नाम क्या है, शो, उसके बाद आप सेमीकोलन कर दें। कंट्रोल एस करेंगे, मैं इसको pro2 के नाम से सेव कर लेता हूँ, और जैसे ही आप एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। वेलकम टू क्यूबिक कोड। ये हमारी सेकंड एग्जांपल थी जिसके अंदर हमने क्या किया, फंक्शन की डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास की। ठीक है, जरा देखिएगा, मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करने लगा हूँ कि प्रोग्राम 1 के अंदर हमने क्या किया कि जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो हमने विद इन क्लास की, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि फंक्शन को डिक्लेयर तो क्लास के अंदर किया है लेकिन उसकी डेफिनेशन हमने क्लास से बाहर की है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि सर अब कब हम फंक्शन डेफिनेशन क्लास के अंदर करेंगे और कब बाहर करेंगे। देखें, ये डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है कि आप जहाँ पे इसको करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है।
लेकिन एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि बेसिकली जो कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो उसको ज़्यादा एफर्ट किस प्रोग्राम के अंदर करनी पड़ेगी। एफर्ट से बना दिया है, मैं एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहा हूँ, बड़ी आसान लफाज में आपको बताता हूँ। देखें, आप इमेजिन कीजिए कि मैं ज़रा फ्लो चेक करता हूँ कि आपका कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करेगा। हम जानते हैं कि ये जो पूरी आपको फाइल नज़र आ रही है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आपका कंपाइलर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा वो क्या है, वो है इंट मेन। इसका मतलब है किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब आपका कंट्रोलर एंटर होता है तो वो इंट मेन से एंटर होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसके बाद अच्छा एक बात याद रखिएगा, आपका जो कंपाइलर है वो टॉप टू बॉटम कंपाइल करता है, मतलब कि वो रीड तो करता है लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो बेसिकली वो इंट मेन से करेगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आपका प्रोग्राम रीड हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो इंट मेन से स्टार्ट होगी। होगा ये कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे ही इस फंक्शन को कॉल किया तो वो जाएगा क्लास के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये मेंबर फंक्शन है इस क्लास का, तो ये क्या करेगा, इस क्लास के अंदर जाके इस मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि इस फंक्शन को जब आप बाय नेम कॉल करेंगे तो ये एग्जैक्टली कॉल वहां पे जाएगी जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन आपने कर रखी है। इसका मतलब है कंपाइलर सीधा मिंट मेन से क्लास के अंदर जाएगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए, जब मैं प्रो 2 की बात करता हूं तो होगा क्या, इंट मेन से काम आपका स्टार्ट होगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया आपने, यहाँ पे obj.show जब किया फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने के बाद वो जाएगा क्लास के अंदर। अब यहाँ पे अगेन उसको एक फंक्शन मिलेगा लेकिन इस फंक्शन की सिर्फ डिक्लेरेशन क्लास के अंदर है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लास के अंदर नहीं है। अब कंपाइलर फिर से वो देखेगा कि अच्छा ये फंक्शन की डिक्लेरेशन तो यहाँ पे मौजूद है लेकिन डेफिनेशन कहाँ पे है, इसका मतलब वो इसकी डेफिनेशन के लिए मजीद ट्रैवल करेगा और वो क्लास से बाहर आकर देखेगा तो उसको पता चलेगा यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन की है। अब आप थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि किस प्रोग्राम के अंदर कंपाइलर को ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब है दोनों मेथड के अंदर सिर्फ आप जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको आप कंसीडर करें और उसके मुताबिक आप फंक्शन की डेफिनेशन विद इन क्लास और आउटसाइड द क्लास कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जो रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात जरूर याद रखिएगा कि जो कंपाइलेशन टाइम है वो लाजमी मैटर करता है। ओके, इसका मतलब हमने दो प्रोग्राम कर लिए। हमारा क्या था टास्क, हमारा टास्क ये था कि मेथड्स हैं, मेथड्स आर फंक्शन दैट बिलोंग्स टू द क्लास, और इसके दो तरीके हैं फंक्शन को डिफाइन करने के, पहला था इनसाइड क्लास डेफिनेशन और दूसरा था आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। तो हमने क्या किया कि पहले प्रोग्राम के अंदर क्लास की जो डेफिनेशन है वो इनसाइड द क्लास की है, ये देखें विद इन क्लास, और दूसरे प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है कि सिर्फ क्लास के अंदर फंक्शन की डिक्लेरेशन की है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लास से बाहर की है। और एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन क्लास से बाहर करते हैं तो आपको ये वाला जो सिंटैक्स है ये लाजमी माइंड में आप रख लें। ये जो 4 आपको कॉलम नजर आ रहे हैं इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कि फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पे दो टर्म हम यूज करेंगे, पैरामीटर, पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, बेसिकली ये जो पैरामीटर्स और जो आर्गुमेंट्स हैं ये है क्या, पैरामीटर्स और जो आर्गुमेंट्स हैं ये इनपुट फॉर द फंक्शन है। अगर आपने फंक्शन को कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कॉल किया और ज़ाहिर है फंक्शन को टास्क परफॉर्म करने के लिए इनपुट की ज़रूरत होती है, तो वो जो इनपुट है वो हम कैसे देते हैं, यूजिंग पैरामीटर। तो कैसे देंगे, कंट्रोल एन करें, हम नया प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम के बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास कीवर्ड यूज करेंगे। मैं माई क्लास का नाम रख लेता हूँ माई क्लास, और इसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे वाइड किया, वाइड करने के बाद हम करेंगे ये फंक्शन का नाम रख लेते हैं माई मेथड। ओके, माई मेथड किया
और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम कर लेते हैं जी कि इसको एक पैरामीटर पास करते हैं। और पैरामीटर कैसे पास करेंगे जी, इंट यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं पैरा। पैरा स्टैंड फॉर पैरामीटर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सी आउट कर दूंगा कि फंक्शन RECI received value using पैरामीटर, मतलब कि फंक्शन को जो वैल्यू आई है यूजिंग पैरामीटर वो कौन सी है, वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। सीधा मैं यहाँ पे पैरा लिख दूंगा और हमारे पास एंड लाइन मतलब न्यू लाइन के लिए। ओके जी, अब मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इंट मेन। इंट मेन में जाके हम क्लास, क्या है क्लास हमारी है माई क्लास। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसका क्या बनेगा, मैं इसको C1 कह देता हूँ, सेमीकोलन। उसके बाद हम क्या करेंगे, C1 डॉट करेंगे माई मेथड, और इसके अंदर हम कोई नंबर पास कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 45। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेमीकोलन, कंट्रोल S करेंगे और इसको मैं Pro3 कह लेता हूँ। सेव किया, एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइल एंड रन। बाय द वे आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, फंक्शन रिसीव्ड वैल्यू यूजिंग पैरामीटर 45। मतलब कि यहाँ पे जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो साथ ही वैल्यू भी पास कर दी। इसका मतलब है यहाँ पे दो काम होंगे, वो क्या, एक तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस फंक्शन को कॉल करेगा और साथ ही एक वैल्यू भी लेके जाएगा 45, जो कि ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स। देयर इज नो डिफरेंस, बेसिकली इनपुट ही है। बस यह है कि जगह का फर्क है। जब आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इनपुट करते हैं, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे पैरामीटर, लेकिन जब आप फंक्शन कॉल करते हैं, मतलब कि फंक्शन को कॉल करते वक्त जब आप वैल्यू पास करते हैं, इसका मतलब ये क्या है, आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे इसको हम पैरामीटर बोलेंगे और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। बेसिकली दोनों का मतलब इनपुट ही है फंक्शन के लिए। ओके जी, तो यहाँ पे हमने फंक्शन को पैरामीटर पास करना सीख लिया। उसके बाद अब हम सिंपल सा प्रोग्राम एक और करते हैं, उसमें हम सीखना चाहते हैं कि ये जो डाटा टाइप है ये करती है वाइड, डिस्प्ले करती है। बेसिकली वाइड डाटा टाइप का मतलब है कि ये जस्ट मैसेज को डिस्प्ले करेगा, जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, वो क्या कि यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं जी के वाइड, और ऐड नाम का फंक्शन है। ये क्या करेगा, दो नंबर को ऐड करेगा। मैं कहता हूँ इंट n1 और कॉमा इंट n2, मतलब इस फंक्शन के अंदर दो वैल्यू आएंगी, इंट n1 के अंदर और n2 के अंदर, और हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि रिटर्न n1 प्लस n2। अब ये जो कंसेप्ट हैं ये वेरी बेसिक कंसेप्ट है, इस पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने एक नया फंक्शन बनाया, उसकी डाटा टाइप वाइड है, नाम उसका ऐड है, उसके अंदर दो पैरामीटर हमने पास किए। कोई लिमिट नहीं है, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी पैरामीटर पास कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में मैं सिर्फ दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ। जब दो पैरामीटर पास होंगे तो बेसिकली क्या होगा कि रिटर्न कर देगा n प्लस n2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, n2, n1 प्लस n2। अच्छा, दोनों नंबर को ऐड करेगा, ऐड करने के बाद ये फंक्शन रिटर्न करेगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये रिटर्न कहाँ पे करेगा, बिल्कुल ये जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, C1 डॉट ऐड किया और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो नंबर पास कर दिए 10 और कॉमा 20। लें जी, इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली आपने किया क्या कि एक और फंक्शन को कॉल कर लिया C1 डॉट ऐड। अब होगा ये कि जब ये दो नंबर को ऐड करेगा और रिटर्न करेगा तो किसके पास आएगा, आंसर आएगा आपके इस फंक्शन के पास। अब इतना तो आप जान चुके हैं कि जैसे ही मैं C1 डॉट ऐड करूंगा इसका मतलब है वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। और फिलहाल में अगर मैं इसको कर देता हूं कमेंट ताकि ये फंक्शन कॉल ना हो। ओके, अब देखिए मैं क्या करूंगा कि C1 डॉट ऐड करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा और दो वैल्यू पास करूंगा एज ए आर्गुमेंट। इसका मतलब है ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला, और दो वैल्यू पास होंगी। 10 जो है वो n1 के अंदर आ जाएगा और जो 20 है वो n2 के अंदर आ जाएगा। ओके, इसका मतलब है 10 n1 के अंदर आ चुका और जो 20 है वो n2 के अंदर आ चुका। जब आप n1 प्लस n2 करेंगे
और रिटर्न करेंगे तो इसका जो आंसर है वो रिटर्न होके इसी के पास आएगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये जो C1 ऑब्जेक्ट है ये इस आंसर को जो इस फंक्शन से आएगा उसको होल्ड कैसे करेगा। देखिए, एक तो ये है कि आप बगैर होल्ड किए ही आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहीं पे यूज कर दूं Cout, चेक करें, अगर मैं ये काम कर दूं तो कंट्रोल एस करें, होगा ये कि C1 डॉट एड इसको कॉल करेगा इस फंक्शन को और फिर आर्गुमेंट भी पास कर देगा। जब n1 प्लस n2 हो के आंसर रिटर्न होगा तो वो इसके पास आएगा। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? Cout। तो Cout का मतलब क्या है? उस आंसर को उसी टाइम डिस्प्ले कर दो। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइल एंड रन किया तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है जो एक्चुअली मैं चीज आपको बताना चाह रहा था। देखिए, शुरू में मैंने कहा कि जो वाइड है वो एक ऐसी डाटा टाइप है जो जस्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड यूज करना चाहते हैं, आप वाइड का कभी भी यूज नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है जो आंसर रिटर्न करेगा उसकी टाइप क्या होगी? इंट। क्यों? क्योंकि हम दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, जब आप दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी इंटीजर आता है। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका और आंसर क्या आ गया? 30। ओके, अब हम ये चाहते हैं, ये तो है कि डायरेक्ट आंसर आप जो है ना वो डिस्प्ले करवा रहे हैं कि होगा ये कि दो वैल्यू आपने पास की, जब n1 प्लस n2 होकर रिटर्न हुआ तो उसने आंसर इस C1 को दिया। तो C1 चूंकि आपने ऑलरेडी Cout में लिखा हुआ है तो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि नहीं, तब इसका जो आंसर आए वो पहले किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, फिर वहां से मैं उसको डिस्प्ले करूं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब यहां से दो नंबर ऐड हो के इसका आंसर रिटर्न होगा, इस फंक्शन के पास आएगा, तो ये फंक्शन क्या करेगा? एक वेरिएबल के अंदर जो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे उसके अंदर उस आंसर को स्टोर करेगा और फिर हम उसको डिस्प्ले करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं जी। होगा ये कि मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूं Cout को। अब होगा ये कि मैंने एक वेरिएबल लिया, यहां पे हम बना लेते हैं जी कि इंट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा रिजल्ट इक्वल है C1 डॉट एड। अब होगा क्या, ये जो C1 ऑब्जेक्ट है ये ऐड फंक्शन को कॉल करेगा, दो नंबर को पास करेगा, 10 आ जाएगा n1 के अंदर, 20 आ जाएगा n2 के अंदर। जब n1 प्लस n2 मतलब कि 10 प्लस 20 ऐड होके रिटर्न होगा, वो वैल्यू आएगी इस फंक्शन के पास। फिर ये फंक्शन क्या करेगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट क्या करेगा? उस आंसर को स्टोर कर देगा किसके अंदर? रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। एक बार याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं आर वैल्यू और इसको हम क्या बोलते हैं? एल वैल्यू। और हमेशा एल वैल्यू के अंदर आंसर स्टोर किया जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट का जो आंसर है वो C1 डॉट एड के अंदर स्टोर है। नहीं, C1 डॉट एड का जो रिजल्ट है वो किसके अंदर स्टोर है? रिजल्ट के अंदर। क्योंकि ये जो इक्वल का साइन है ये इक्वल नहीं है, बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब है जो भी रिजल्ट C1 डॉट एड के पास आएगा हम स्टोर कर देंगे किसके अंदर? रिजल्ट के अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ पे कर सकते हैं कि Cout, यहाँ पे लिखेंगे कि सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल क्या आ जाएगा? यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा रिजल्ट। ओके जी, कंट्रोल एस किया और एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइलर रन किया तो हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका। सम ऑफ टू नंबर क्या आ जाएगा? 30। एक नंबर था हमारे पास 10 और दूसरा था 20, तो दोनों नंबर को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 30। ओके जी, तो ये चीज हमने सीख लिया कि कैसे पैरामीटर पास करते हैं, आर्गुमेंट क्या है ये भी आप देख चुके हैं। उसके बाद रिजल्ट को जब आप रिटर्न कब आप यूज करेंगे, आपने कब वाइड यूज कर। अब देखें इस फंक्शन में और इसमें वेरी बेसिक फर्क है। सम टाइम यहाँ पे आप पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर, मैं ICSS की बात कर रहा हूँ, वहां पे बुक के अंदर यहाँ पे वाइड लिखा होता था तो आप परेशान होते थे कि सर हम कब इंट यूज करेंगे, कब वाइड यूज करेंगे। तो उस वक्त आपको बताया गया कि वाइड जो है वो रिटर्न कुछ नहीं करता, जस्ट डिस्प्ले करता है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। देखिए
मैं अगर इस फंक्शन की बात करूं, इस फंक्शन के अंदर कहीं पे भी रिटर्न कीवर्ड है नहीं है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर क्या है, रिटर्न कीवर्ड मौजूद है। इसका मतलब यह होगा अगर आप फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड यूज करना चाहते हैं तो आप कभी भी यहाँ पे वाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो आपको इंट करना पड़ेगा या फ्लोट करना पड़ेगा या किसी और डाटा टाइप को मेंशन करना पड़ेगा वाइड को छोड़ के। ठीक है, अब मैं अगर इस फंक्शन की बात करूं तो इसका मतलब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करवा रहे हैं यूजिंग सी आउट, हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। यहां तक क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। एक और चीज है, अगर मैं यहाँ पे मैं इसको भी जरा कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जी, और फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं मिसाल के तौर पे कुछ भी इंट नाम रख लें आप, मल्टी पैरा। ओके जी, फंक्शन का नाम रख लिया अपनी मर्जी से हमने, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर पास करता हूँ। ऊपर आपने देखा कि यहाँ पे दोनों पैरामीटर क्या थे, सेम टाइप के थे। इसका मतलब ये हुआ, एक बार याद रखिएगा, यू कैन पास मल्टीपल पैरामीटर विद मल्टीपल टाइप ऑफ पैरामीटर। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों इंटीजर सेम डाटा टाइप के हों, डिफरेंट डाटा टाइप के पैरामीटर भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंट करके मैं एक्स कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं फ्लोट करके क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा वाई, और अगर मैं 4 भी यूज करना चाहता हूँ मैं नेक्स्ट करूंगा, फिलहाल मैं इसको यूज करता हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली हम डिस्प्ले कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि एक्चुअली इसका जो नाम है रख देते हैं एज। हम स्टूडेंट की एज पास करने वाले हैं, और स्टूडेंट का जो CGPA है वो हम पास करने वाले हैं। इसका मतलब है एज आपको पता है इंटीजर के अंदर होती है, और आपका जो CGPA है वो फ्लोट के अंदर हो सकता है 3.14, 3.5, 3.7 एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्टूडेंट एज, वो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा AGE एज। ठीक है, और मैं यूज कर लेता हूँ जी एंड लाइन। उसके बाद क्या आएगा, सी आउट, इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट CGPA। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे CGPA, और इसको हम कर लेते हैं जी END एंड लाइन। ओके जी, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जस्ट करना ये है कि फंक्शन को कॉल करना है। अब फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, जस्ट आपने करना ये है कि C1 डॉट मल्टी पैरा, फंक्शन आ गया। अब इसके अंदर जो है ना मैं 2 चीज़ें पास करता हूँ। अब 2 चीज़ें हम कौन सी पास करेंगे, एक तो मैं एज पास करता हूँ, मतलब कि 23 है, उसके बाद कॉमा लगा के मैं यूज़ करता हूँ जी कि CGPA कितना है 3.7। ओके जी, तो ये हमने कर लिया, और यहाँ पे सेमीकोलन भी आ चुका। अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने फंक्शन को कॉल किया है C1 डॉट मल्टी पैरा, पहला हमने इंटीजर पास किया है, उसके बाद हमने क्या किया 3.7। हमने ऑर्डर को फॉलो करना है, क्योंकि पहले इंटीजर है तो क्या करें आप पहले इंटीजर ही पास करें, और सेकंड पे क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, तो हम दूसरी जगह पे हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग नंबर ही पास करेंगे। कंट्रोल एस करते हैं, एग्जीक्यूट पे जाएंगे और कंपाइल एंड रन करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका। स्टूडेंट एज कितनी है 23, और स्टूडेंट CGPA कितना है 3.7। अब मैं यहाँ पे अगर बाय मिस्टेक अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मतलब कि पहले मैं पास कर देता हूँ 3.7 और फिर मैं पास कर देता हूँ 23। अब यहाँ पे क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। ओके, अब देखिए होगा ये कि पहले क्या है, हमने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सेंड किया, उसके बाद हमने इंटीजर किया। लेकिन अगर आप ऊपर ऑर्डर चेक करें, यहाँ पे ऑर्डर उल्टा है, पहले इंटीजर आ रहा है बाद में फ्लोट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, पहले फ्लोट और बाद में इंटीजर। कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं कि फ़र्क क्या होता है। एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि स्टूडेंट एज 3 आ गई और स्टूडेंट CGPA कितना आ गया 23। पहली बात तो ये आपकी लॉजिकली ये आउटपुट गलत है, कि स्टूडेंट की एज 3 नहीं है बल्कि उसकी 23 है, और स्टूडेंट का जो CGPA है वो 3 है ना कि 23। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। वो क्या, पहले ये है कि एक तो आपने ऑर्डर को फॉलो करना है, आपने जिस ऑर्डर से पैरामीटर पास किए हैं उसी ऑर्डर से आपने आर्गुमेंट्स पास करने हैं।
मतलब ये कि अगर पहली वैल्यू इंटीजर है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटीजर पास करेंगे, और अगर दूसरी फ्लोट है तो सेकंड में आप क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। इसका मतलब अच्छा, अब ये तो आपको पता चल गया, ये तो आप ऐसे कर लेंगे कि ऑर्डर को फॉलो करेंगे। दूसरी जगह पे आपने एक चीज नोट नहीं की, वो क्या, अगर चलें ठीक है, अगर हमें बाय मिस्टेक ऑर्डर की गलती हो भी गई है, लेकिन हुआ यह है कि यहाँ पे वैल्यू क्या थी 3.7, लेकिन आपको आंसर जो मिला है वो चेक करें, आंसर क्या मिला है आपको, आंसर मिला है 3, मतलब कि 0.7 इसने इग्नोर कर दिया। हाउ इज पॉसिबल, हुआ ये है कि बेसिकली जब आपने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पास किया 3.7, वो चला गया किसके पास, इंटीजर के पास। एक बात याद रखिएगा, इंटीजर कभी भी फ्लोटिंग वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता। क्या मतलब, मिसाल आपको दे रहा हूं, होल्ड कर तो सकता है लेकिन कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूं। होता ये है, अगर मैं यहां पे इंट ए लिखूं और उसके अंदर वैल्यू पास कर दूं 3.7, अब आप मुझे बताएं कि क्या ये ठीक है कि इंटीजर वेरिएबल के अंदर आप फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर आप स्टोर कर रहे हैं। हो तो जाएगा, लेकिन होगा क्या कि जब ए के अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी तो ए क्या करेगा, वो सिर्फ 3 को होल्ड करेगा, पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है इसको इग्नोर कर देगा। तो इसका मतलब है कभी भी आपका जो इंटीजर वेरिएबल है वो फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर को होल्ड नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो वो पॉइंट से पहले पहले करेगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा। ओके, फिर अगर मैं ये करूं कि फ्लोट वाला वेरिएबल बी डिक्लेयर करूं और उसके अंदर मैं इंटीजर पास कर दूं 23, यस इट इज पॉसिबल, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा। लेकिन मेमोरी इशू है, जब ये नंबर इंटीजर है तो आपको चाहिए कि आप इसके लिए इंटीजर डाटा टाइप यूज करें। आप फ्लोट क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि आप मेमोरी का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह क्या है, वजह यह है कि जब आप इंटीजर यूज करते हैं तो रैम के अंदर जाके इंटीजर का जो साइज है, मेमोरी साइज, वो डिफरेंट है, फ्लोट का डिफरेंट है। फ्लोट जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, फ्लोट बी, तो ये क्या करता है, रैम से 4 बाइट लेता है। कितना लेता है, 4 बाइट लेता है। और अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर जो है वो 2 बाइट भी लेता है और 4 बाइट भी लेता है। डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, 32 बिट है या 64 बिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर जो है वो कम मेमोरी एलोकेट करते हैं और जो फ्लोट है वो ज्यादा मेमोरी लेगा। इसका मतलब ये है कि अगर काम इंटीजर से हो सकता है तो आप कभी भी फ्लोट वाली एफिशिएंसी ना दिखाएं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे बड़ा ही एक ब्रीक सा कंसेप्ट था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि बेसिकली पैरामीटर कैसे पास कर रहे हैं। आप मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं और प्रोग्राम क्या करते हैं जी, एक सिंपल सा जिसके अंदर हम कैलकुलेटर डिज़ाइन करते हैं। कंट्रोल एन करें तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड और आईओ स्ट्रीम, यहाँ पे आप कर दें जी कि यूजिंग नेम स्पेस std और हम क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम है कैलकुलेटर। ये हमने क्लास बना ली और हम क्या करेंगे, जितने भी फंक्शन बनाएंगे वो विद इन क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, पहले डाटा मेंबर्स आप डिक्लेयर करें, यहाँ पे आएगा इंट n1 और n2 करें, सेमीकोलन यूज कर लें। दीज आर कॉल्ड क्या, डाटा मेंबर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाटा मेंबर्स, डाटा मेंबर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम पब्लिक यूज करेंगे। क्या बोलते हैं जी इसको, एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर। इसका मतलब है कि इसके नीचे जितने भी मैं फंक्शन बनाने वाला हूं वो क्या होंगे, पब्लिक होंगे। मतलब कि क्लास से बाहर आप इंट मेन में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने फंक्शन का नाम रखा सम। ओके, उसके बाद मैं बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम बनाने लगा हूं। तो अब सम के अंदर क्या होगा, हम कर लेते हैं जी कि सी आउट और यहाँ पे आएगा एंटर। अच्छा, अब फंक्शन के अंदर इनपुट आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट यूजर से इनपुट ले सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ, और दूसरा आप यूजिंग पैरामीटर जो अभी हम प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हम करके आए हैं। इंटर फर्स्ट नंबर,
इंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा, मैं एंड लाइन यूज़ कर लेता हूँ, सी इन आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा N1। आपने N1 के अंदर इनपुट करवा ली। उसके बाद मैं इसी को लेता हूँ तो कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल V आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा N2 सेमीकोलन और फर्स्ट की जगह पे आ जाएगा सेकंड नंबर, यहाँ पे आएगा सेकंड नंबर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, मैं करता ये हूँ कि इस फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम है, हम रख लेते हैं एस सेमीकोलन। अच्छा, बेसिकली ये क्या है, ये एक्चुअली लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल है N1 प्लस N2 कर देंगे सेमीकोलन, और नीचे जाके आप इसको क्या कर देंगे, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। सम ऑफ टू नंबर इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा एस और मैं कर लेता हूँ जी एंड लाइन। ओके जी, ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन हम कर चुके हैं। अब इसके अंदर ये जो मैंने यूज किया है एस, ये बेसिकली एक लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का मतलब कि इसका जो स्कोप है वो विद इन फंक्शन है। आप इस तरफ इस फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन से बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली क्या है जी कि ये जो लोकल वेरिएबल है इसका मकसद एक ये भी होता है कि आप बिला वजह आप बहुत ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर ना करें, बल्कि आप क्या करें कि जस्ट इस फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें, क्योंकि जब ये फंक्शन कॉल होगा तभी ये जो वेरिएबल है क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और जिसका स्कोप विद इन क्लास हो, पूरी क्लास के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। आगे जाके हम थोड़ा सा डिटेल में और मजीद पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो हमारा पहला फंक्शन बन चुका, और इसके बाद हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। एक्चुअली मैं करता ये हूँ कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, मैं कंट्रोल सी के बाद हम करेंगे कंट्रोल V। अब सम का नाम हम चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा सब का मतलब सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं SB, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा SB, और यहाँ पे भी करना पड़ेगा SB, बाकी सेम है, नो प्रॉब्लम। आप N1 N2 को बार बार यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो एज ए ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहे हैं, जिनको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल V करें, अगेन इसका आप फंक्शन का नाम आप चेंज कर दें। अब फंक्शन का नाम आ जाएगा मल, और मल के लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा M वेरिएबल, और यहाँ पे भी आप यूज कर दें M। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं M। अब थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस की बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, यस माइनस, और फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस की जगह आपको यूज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ताकि दो नंबर मल्टीप्लाई हो सकें। उसके बाद हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, लास्ट फंक्शन है, इसका हम नाम रखते हैं डिव से मुराद डिवीजन, और इसके लिए मैं यूज कर लेता हूँ डिव करता हूँ। उसके बाद इसको भी हम चेंज कर देते हैं, ये डिवाइड आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे D, और यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे D वेरिएबल से। कंट्रोल S करें और प्रो हम रख लेते हैं जी के 4। यस, सेव कर लिया। ये हमारे पास 4 फंक्शन बन चुके, सम का, सब का, और मल का, और डिव का। डिव से मुराद डिवीजन, मल से मुराद मल्टीप्लिकेशन, और सब का मतलब है सब्ट्रैक्शन, और सम का मतलब है सम, 2 नंबर का। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास से बाहर जाके हम इंट मेन में जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्या करेंगे, इंट मेन, यहाँ पे मेन आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। कैसे करेंगे, यहाँ पे आएगा कैलकुलेटर, और C1 ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिया। अब एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं, हम बेसिकली एक मेन्यू देने वाले हैं यूजर को, कि क्योंकि हमारे पास 4 फंक्शन है, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं यूजर फंक्शन। यूजर अगर 2 नंबर को ऐड करवाना चाहता है तो वो प्रेस 1 करे, अगर वो मल्टीप्लाई करवाना चाहता है तो प्रेस 2 करे, 3 करे एंड 4 करे। मतलब कि आपने इन फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है डिपेंड ऑन द डिमांड या रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेन्यू बना लेते हैं। क्या करेंगे, सी आउट, और यहाँ पे लिखें आप के प्रेस 1 फॉर एडिशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ जी एंड लाइन,
और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी। ओके जी, इसका मतलब हमने यहाँ पे, मैं जस्ट यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ। ले जी, अब प्रेस 2 क्या करेंगे, प्रेस 2 फॉर ऑफ कर लें जी, एडिशन है तो इसको आप बोल देते हैं प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, और प्रेस 3 फॉर क्या आएगा, प्रेस 3 फॉर हम करेंगे, सॉरी प्रेस 3 फॉर हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद 4 फॉर क्या करेंगे, डिवीजन, मतलब कि जब वो 4 एंटर करे तो हमारा डिवीजन वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, DIVISION डिवीजन, सॉरी डिवीजन। ओके जी, उसके बाद हम यूजर से ले लेते हैं चॉइस के, प्लीज एंटर योर चॉइस, कि आपके पास मेन्यू आ गया है, अब आप इस मेन्यू में से क्या चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंटर योर चॉइस, और चॉइस के लिए क्या होगा, हम यहाँ पर कर देते हैं सी इन, और वो हम स्टोर करवा लेंगे CH के अंदर, जो कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर भी करवा लेता हूँ इंट CH। इसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर हम क्या करेंगे, चॉइस को स्टोर करेंगे। यूजर अगर 1 2 3 4 इनमें से कोई भी नंबर एंटर करता है तो हम CH के अंदर स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हम यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट, और स्विच में हम पास कर देंगे CH, और होगा ये कि बेसिकली जो इनपुट CH के अंदर होगी वो मैच करेगी किसके साथ है, केस के साथ, तो केस 1 आएगा, और यहाँ पे आप ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर आप देखें अगर प्रेस 1 फॉर एडिशन है तो जैसे ही CH के अंदर 1 होगा तो वो मैच कर जाएगा केस 1 के साथ। तो केस 1 में हमें क्या करना है, एडिशन करवानी है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं यहाँ पे जस्ट C1 डॉट सम मैं फंक्शन को कॉल कर लूंगा, दैट्स इट, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा केस 2, ये करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे C1 डॉट केस 2 के लिए क्या है सब्ट्रैक्शन, तो मैं यूज कर लूंगा सब को कॉल कर लूंगा, उसके बाद सब एक फंक्शन का नाम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, केस 3 आएगा, और फिर केस 3 में क्या था बेसिकली, के 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब हम किसको कॉल करेंगे, C1 डॉट मल, ये वाला फंक्शन, ओके जी। उसके बाद 4 के लिए क्या है, डिवीजन, तो केस 4 हम बनाएंगे, केस 4 के अंदर जाके हम बना लेंगे किसको फंक्शन कॉल करेंगे C1 डॉट div div, ओके जी। अच्छा, अब अगर कोई यूजर कोई और नंबर एंटर कर देता है, मतलब कि वो 4 के अलावा 5 या 6 एंटर कर देते हैं, उसके लिए तो हमने केस नहीं बनाया, तो फिर क्या होगा, फिर यहां पे हम एक डिफॉल्ट केस बनाएंगे, तो डिफॉल्ट के अंदर हम क्या कर देंगे, डिफॉल्ट के अंदर हम उसे कहेंगे कि काउट प्लीज एंटर योर वैलिड चॉइस, मतलब कि आप वैलिड चॉइस एंटर करें, आपकी चॉइस गलत है, मतलब कि आपको 1 से लेके 4 तक नंबर एंटर करना है, इससे अगर आप अलावा कोई भी नंबर आप एंटर करोगे तो वो इनवैलिड चॉइस है। अच्छा, अब ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर। यहाँ पे जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्यों यूज की गई है, उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि जब यूजर सिर्फ 2 नंबर को ऐड करना चाहता है तो सिर्फ C1 डॉट सम एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ब्रेक हो जाए, मतलब कि बाकी के जो केसेस हैं उसको हम एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते। याद रखें, अगर आप बाकी केसेस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते तो होगा ये कि केस 1 के मैच करने से तमाम के तमाम फंक्शन कॉल हो जाएंगे। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जो केस मैच करे वही फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो आप ब्रेक स्टेटमेंट लाजमन मेंशन करें। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, उसके बाद एग्जीक्यूट पे जाएं, कंपाइल एंड रन पे किया, लो जी प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे कॉलन लगाना है, कंट्रोल एस करेंगे, एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल एंड रन करें तो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो चुका। देखिए मेन्यू आ चुका जी, प्रेस 1 फॉर एडिशन, मैं कहता हूँ जी प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, मैं 3 चॉइस देता हूँ,
मुझसे पूछ रहे हैं एंटर योर चॉइस, मैंने 3 दिया, एंटर किया, कहता है फर्स्ट नंबर, मैं कहता हूँ जी 4, कहता है एंटर सेकंड नंबर, मैं कहता हूँ 5, और उसने क्या किया, सम ऑफ 2 नंबर 20। लेकिन यार ये सम तो नहीं है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या, हमने हर फंक्शन के अंदर क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था, ये देखिए ये सम नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा डिवीजन, DIVISI, डिवीजन ऑफ 2 नंबर, और ये क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, और ये आ जाएगा सम ऑफ 2 नंबर। कंट्रोल एस करेंगे, एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं कह लेता हूँ जी कि 2 करते हैं, तो कहता है इंटर फर्स्ट नंबर में कहता हूँ 50, इंटर सेकंड नंबर में कहता हूँ जी कि 34, और फिर वो क्या कर देगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर 16। आंसर आपका बिल्कुल ठीक आ चुका। तो हमने मेंबर फंक्शन को यूज़ करते हुए एक बेसिक कैलकुलेटर बना लिया यूजिंग क्लास, ठीक है। तो अगर आपको कोई इशू है इस प्रोग्राम के अंदर तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। देखिए अभी के लिए ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, सिर्फ हम इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। जैसे जब आप बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि हमने बिरयानी के अंदर वो चीज़ें डाल ली हैं। अभी के लिए मैं जो आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ ये बेसिकली इंग्रेडिएंट्स हैं ऊप के लिए। हमने आगे जब एडवांस टॉपिक पे जाना है तो ये जो छोटे छोटे मिनी टॉपिक्स हैं ये हमें बहुत काम आएंगे, इसलिए इसी लेवल पे जितने भी माइनर या मेजर कंसेप्ट है उसको क्लियर करते जाएं। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लाजमी लिखा करें, अपनी इंटरेक्शन शो किया करें, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा हो रहा है। तो अगर तो आपका ये लेक्चर लेके फ़ायदा हो रहा है तो नीचे कमेंट में जाके लिखें कि यस हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, क्लास समझ भी आ रही है, ताकि मुझे पता चले। अगर किसी चीज़ की कोई कमी है तब भी आप बताएं, मेरा टीचिंग स्टाइल या मैं तेज़ बोलता हूँ या मैं स्लो बोलता हूँ, जो भी है आपकी सजेशन जो है वो मेरे लिए सर आंखों पे, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमारा जो टॉपिक था वो C++ क्लास मेथड्स था बेसिकली, तो इस लेक्चर नंबर 3 था। कोशिश किया करें कि सीक्वेंस वाइज लेक्चर आप सुने। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं सुना था अभी भी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, बल्कि रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को डिटेल से देखें। जब तक आप लेक्चर वाइज नहीं सुनेंगे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आने वाली। मैं बारहा आपको कह चुका हूँ कि ऊप को स्ट्रॉन्ग कर लेने का मतलब ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर मार नहीं खाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।